नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ कनाडा से अभी तक गुड मॉर्निंग है, मैं थोड़ा लेट हो गया। यहाँ अभी कनाडा टोरंटो में सुबह के 11:15 हैं। 15 मिनट बाद आफ्टरनून शुरू हो जाएगी। और भारत में और पाकिस्तान में रात का समय है, इंग्लैंड में, यूरोप में शाम का समय है। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम हम शेयर करते हैं टोरंटो वाले। ईस्टर्न पूरी जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम की बेल्ट है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, तो एक ही समय के जोन में हम हैं। तो आज बातचीत हम करेंगे नवंबर की 20 तारीख को। सबसे इम्पॉर्टेंट बातचीत आपके साथ करेंगे, आपके क्वेश्चंस रहेंगे। आप अगर जुड़ना शुरू हो चुके हैं तो अपने क्वेश्चंस तैयार करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको उसी वक्त रिस्पॉन्ड करूंगा। अपनी बातचीत मैं आज आपके साथ करना चाहता हूं। और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके क्वेश्चंस आएँ और वहीं से बातचीत फूटे, वहीं से मुझे भी थीम मिले, वहीं से मुझे भी मौजू मिले। वैसे तो थीम बहुत सारे हैं। कल मैं और हलीमा जिस मौजू पे आपके साथ शो पेश करेंगे, शेयर करेंगे, वो यूएस और चाइना का जो अभी एपिक में जो एक इजलास हुआ, उसमें बहुत सारे देश थे। लगता था कि सिर्फ चाइना और यूएसए ही हैं। हमारे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो भी गए हुए थे और भी बहुत सारे देशों के लोग आए हुए थे। वो बेचारे चाइना और यूएस के जो मसाइल हैं उन्हीं के बीच में कहीं गुम हो गए, खो गए। तो बहरहाल बड़ा इम्पॉर्टेंट बहरहाल ये इजलास था। दुनिया की दो बड़ी ताकतें मिली आपस में। बहुत सर्द जंग थी, लेकिन पेश रफ्त हमें नज़र आती है। लगता है कि कुछ कोल्डनेस कम हुई है। इस पे तफसीली बातचीत कल के शो में करेंगे। कल के शो में एक और तफसीली बातचीत करेंगे तुर्की के सदर उर्दुगान का जो विज़िट था, जो बहुत ही रिसेंटली विज़िट था जर्मनी का। और उसमें जर्मनी के चांसलर के साथ बातचीत करते हुए उर्दुगान ने जो बातें की वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। और वो भी आपके साथ उसके हवाले से तजिया मैं कल शेयर करूंगा। थोड़ी सी बातचीत अगर आज भी हो जाएगी तो खैर है, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं। हमास इसराइल, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। जिस तरह 7 अक्टूबर को हमास ने टेररिस्ट अटैक किया तो उसके बाद लगता था कि मसाइल बहुत बिगड़ेंगे, और बिगड़े भी। लेकिन यहाँ तक कहीं कहा जा रहा था कि ये अब थर्ड वर्ल्ड वॉर जो कन्वेंशनल है, जो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, वो ना कहीं शुरू हो जाए। तो मैंने शुरू में कई बार कहा है, 7 अक्टूबर से अब तक कई बार कहा है कि मुझे नहीं ऐसा लगता कि ऐसी कोई सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल तशवीशनाक सूरत हाल है। इंग्लैंड में गए हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर, दिवाली के मौका पर उन्होंने बहुत सारी बातें की। और कनाडा के हवाले से उन्होंने खालिस्तान का जो इशू है सिर्फ कनाडा में ही नहीं, इंग्लैंड में भी उसको भी हैंडल किया, टैकल किया, उस पर अपनी ओपिनियन दी, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दी। वो भी आज बातचीत हम कर सकते हैं। और सबसे अहम बातचीत जो मुझे पहले करनी चाहिए थी वो है क्रिकेट की। तो क्रिकेट जो है वो आपके सामने आईसीसी का वर्ल्ड कप हो चुका है और उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार लेके चला गया है। और ऑस्ट्रेलिया डिज़र्व करता है, बड़ी अच्छी टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। और भारत भी डिज़र्व करता था, भारत ने बहुत ही उम्दा खेला। लेकिन बहरहाल खेल खेल है। और फिर क्रिकेट तो क्रिकेट है, आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन भारत की टीम से, भारत से किसी को मेरा नहीं ख्याल कोई गिला है। बस ये क्रिकेट का एक अपना था, चाल का मामला है। क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल है, तो भारत कुड नॉट टेक द वर्ल्ड कप। लेकिन बहरहाल भारत ने जितना अच्छा खेला तो वो वर्ल्ड कप ही है, वो भी वर्ल्ड कप जीतने की बात ही है। इसमें हार जीत तो होती रहती है। और भारत ने अपनी पोजीशन बनाई और दुनिया को एक बार फिर बताया, क्रिकेट की दुनिया को, क्रिकेट के शायकीन को, कि भारत की टीम कितनी स्ट्रांग है। तो बहरहाल ये सारी बातें हम इसके इर्द गिर्द आज भी बातें कर सकते हैं। और भी आप जो भी क्वेश्चन करना चाहें वो भी हम आपको वेलकम करते हैं। और देखिए क्वेश्चन आना शुरू हो गए। श्रेय जैन जी का क्वेश्चन है, गुड इवनिंग, क्या
कल आरजू काज़मी के साथ लाइव प्रोग्राम रहेगा? जी बिल्कुल होगा। आई ट्राई नॉट टू मिस एनी ऑफ हर शोज़, शी इज़ वर्थ लिसनिंग। थैंक यू। नहीं बिल्कुल होगा जी शो, और अपने सवाल कल शुरू में ही तैयार कर लीजिएगा ताकि आरजू काज़मी जी से पूछने में आपको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल उनके साथ शो होगा। बड़ा आपने सिंपल सवाल पूछा तो इसका यही सिंपल जवाब है। थैंक यू वेरी मच। देखिए सवाल आ रहे हैं हमें। मेरी बड़ी आज कोशिश है कि आपके मैक्सिमम सवाल जो हैं उन पे ही बात करें। तो अब ये जो सवाल है दिपन जी का, वो ये है कि वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन नेक्स्ट 5 years? कैन वी नॉट सेल सम नेचुरल रिसोर्सेज टू अर्न मनी? देखिए नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास क्या हैं मुझे तो पता नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज ही काफ़ी नहीं होते पैसा हासिल करने के लिए। वेनेजुएला के पास कितना तेल है, मगर वो तेल से भी अपनी आवाम को खुश नहीं कर सके, और उन्होंने अपनी आवाम की वाट लगाई हुई है, जिसके हम अपने एक्सप्रेशन में कहते हैं इतना तेल है, इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मगर वेनेजुएला की जो गरीब आवाम है वो रोटी को तरस रही है। तो सिर्फ ये रिसोर्सेज ही नहीं होते। अब पाकिस्तान के पास क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो खैर मुझे पता नहीं, वो मुझे तो मेरे तो इन्फॉर्मेशन में नहीं है क्योंकि बहुत बड़े हों, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। जापान के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जिनको कहा जाता है कमोडिटीज़, ऑयल और इस तरह की, वो नहीं है। और इसके बावजूद जो जापान है वो उसकी इकानमी जो है वो फर्स्ट क्लास इकानमी है। जापान इज़ डूइंग वंडरफुल। तो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, गुड गवर्नेंस चाहिए होती है। किसी भी रियासत को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए गुड गवर्नेंस चाहिए होती है, और गुड गवर्नेंस जो है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। और वो अब बदकिस्मती से नहीं, आपने दूसरी बल्कि पहली बात पूछी थी अपने सवाल में कि आइंदा 5 साल में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं। तो भाई ये गुड गवर्नेंस नहीं होगी तो जहाँ पाकिस्तान आज पहुँचा है बुरी हालत में ही है, इससे ज़्यादा बुरी हालत में होगा। अब गुड गवर्नेंस पाकिस्तान में आ जाएगी, जो सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स होता है या हो सकता है, उसका चांस जो है वो पाकिस्तान में मुझे इस गिवन सिचुएशन में नज़र नहीं आता, क्योंकि जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा कैसे गुड गवर्नेंस आएगी। वो गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दीपन जी। मैं कल पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट का व्लॉग इत्तेफाक से सुन रहा था, जावेद चौधरी का, न्यूट्रल के नाम से वो करते हैं। तो मुझे उनसे कोई बहुत प्रोग्रेसिव ख्यालात की उम्मीद नहीं होती, लेकिन कल का व्लॉग जो है उन्होंने टोक्यो में रिकॉर्ड किया और वो इतना अच्छा था मुझे दाद देना पड़ी। अनलाइक जावेद चौधरी था, इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 4 जंगें हारी, पाकिस्तान में एक दूसरे के पीछे जो है एक दूसरे को छुरा घोंपा जाता है, लेग पुलिंग होती है। तो उन्होंने कहा ये हमेशा से हो रहा है और अगर यही कुछ होता रहा तो कोई चांस नहीं है। उन्होंने अपने व्लॉग में किसी पार्टी को, किसी स्टेक होल्डर को नहीं छोड़ा, बड़ी अच्छी बातें की, इंटरनेशनल हवाले से भी बातें की, जर्नल सा व्लॉग था, मगर उसमें कॉमन सेंस थी। आई होप कि जावेद चौधरी आगे भी आइंदा भी इस तरह की बातें करते रहेंगे, लेकिन फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो रवायती ढांचा है उसमें रहते हुए बाज़ औक़ात ना अक्ल की और होश की बात करना पॉसिबल नहीं रहता। उन्होंने भी शायद इतना अच्छा व्लॉग इसलिए बनाया कि वो टोक्यो गए हुए हैं, तो मैं बहरहाल उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो ये है, मुझे 5 साल में इस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान की और बुरी हालत नज़र आती है, बेहतरी का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। तो बहरहाल आपके क्वेश्चंस हम ले रहे हैं और क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जय हिंद। आई वॉच योर ऑल व्लॉग्स विद मेजर गौरव जी। शोभाजीत बाला का ये क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन मैनी पॉलिटिशियंस इन इंडिया अपोजिंग द इजराइल एक्शन ऑन गजा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले मैं मेजर गौरव जी की बात करता हूँ। हमारी कोशिश है कि इस हफ़्ते वो आएँ। जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी कोई आलमोस्ट 2.5 हफ़्ते यूरोप और दुबई रहा अक्टूबर में, तो इसलिए मेजर साहब के साथ शो नहीं हो सका।
तो बहरहाल उनके साथ हम कोशिश करेंगे इसी हफ्ते एक शो हो। अब बात ये है, आपका क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप पूछते हैं कि भाई क्या इसका पूरे का पूरा वो है जो इशू चल रहा है इस वक्त इजराइल के हवाले से, भारत के जो पॉलिटिशियन हैं वो क्या सोचते हैं और वो क्यों कर रहे हैं। देखिए, भारत तो भारत है। यहाँ कनाडा में प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इजराइल को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और साथ साथ वो कहते हैं कि हम हमास की टेररिज्म को भी पसंद नहीं करते, मगर वो भी कर रहे हैं। फिर जगमीत सिंह ने तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को एक्सट्रीमिस्ट कह दिया, उनकी पार्टी को एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि ख़ुद मिस्टर जगमीत सिंह ठीक ठाक किस्म के एक्सट्रीमिस्ट आदमी हैं और वो दूसरों को एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं। पहले अपने गिरबान में तो झांक ले। अब जो भारत के पॉलिटिशियंस हैं प्रीसाइजली, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हमास को उन्होंने इनडायरेक्टली टेररिस्ट ही कहा था जब हमास ने हमला किया था। लेकिन अभी भारत की सरकार ने फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कई टन सामान भी भेजा है। वो ठीक है, वो अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, भेजना चाहिए था। लेकिन उस पर भी मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे लोग तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, जो बहुत प्रो इज़राइल भारतीय हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भेजना चाहिए था। भाई देखिए, बात ये है कि दुनिया जो है बड़ी वो डिप्लोमेटिक होती है, टैक्टफुली उसको डील करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होता कि भारत एकदम से मतलब आ जाए जी कि मैं बस इज़राइल के साथ साथ हूँ। सरकार जो है, मैं सरकार की बात करता हूँ, सरकारी पॉलिटिशियंस की बात करता हूँ। इजराइल ने कौन सा हर मसले पे भारत का साथ दे देना है, ये भी एक रियलिटी होती है। क्या ये जो मसला हुआ, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशंस भारत पे लगाए खालिस्तान के हवाले से और बगैर सबूत दिए अभी तक लगाए हैं उन्होंने, तो इस पे क्या इजराइल ने साथ दिया है भारत का? तो इजराइल की हालांकि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के साथ ठीक ठाक किस्म की जो है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मगर इसके बावजूद तो नहीं दिया। मेरे हिसाब से कनाडा में बिल्कुल ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, चाहे खालिस्तान की हो चाहे हमास की हो वो रही है और वो ठीक ठाक हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को चाहिए ना कि इस मसला पे भारत का खुल के साथ दें, कहीं जी कि ये टेररिस्ट बैठे हुए हैं, एक्सट्रीमिस्ट नौयत के बहुत ही वायलेंट किस्म के टेररिस्ट बैठे हुए हैं, उनकी फंडिंग भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हमास वालों की फंडिंग भी कनाडा से हो रही है और खालिस्तान वालों की भी हो रही है कनाडा से। तो क्या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी बात की भारत के लिए? तो फिर ऑफ कोर्स एक लिमिट होती है बात करने की। इजराइल भी नहीं चाहता कि कनाडा के साथ उनके बहुत बुरे ताल्लुकात हो जाएं। वो भी चाहता है कि भाई अपनी बात भी रखे और सिर्फ वो अपनी बात करना चाहते हैं, दूसरे की बात नहीं करना चाहते। ऐसा ही दुनिया में होता है। मैं आई डोंट ब्लेम इजरायली प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कोई ब्लेम नहीं करता कि अगर वो बहुत खुल के बात नहीं करते इजराइल के लिए। भाई इतना कह दिया ना कि टेररिज्म हुआ है वहाँ पे, तो काफ़ी है। उन्होंने अरबों के साथ भी तल्लुकात रखते हैं। अच्छा, खुद अरब भी कोई हमास वालों के आशिक नहीं है, ठीक ठाक खिलाफ है, मगर अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए उनको बात करना पड़ती है। और वो तो चाहेंगे, अरब भी चाहते हैं, ये सऊदी अरब हो, यूएई हो, कि भाई हमास, एटलीस्ट हमास की मुस्लिम ब्रदरहुड की तो ठीक ठाक ठुकाई हो। वो तैयब उर्दगान नहीं चाहते। लेकिन अब अगर भारत के कुछ पॉलिटिशियंस ये बातें कर रहे हैं तो वो एक दुनिया में एक फैशन भी तो चल रहा है ना हमास के लिए। अच्छा, हमास के लिए तो कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो फ़लस्तीनी बच्चे बेचारे मर रहे हैं, जिनको ह्यूमन शील्ड हमास ने बनाया हुआ है, अभी तक की इतलात के मुताबिक 4-5 हज़ार बच्चे भी मर चुके हैं, तो उस पर तो जाहिर है मुझे भी अफसोस होगा, सबको अफसोस होना चाहिए। उस पर इजराइल की सरकार को भी अफसोस होना चाहिए। और वो अपने कंसर्न्स बताते भी हैं। वो कहते हैं कि किस तरह हमास ने हॉस्पिटल्स में पूरे के पूरे निज़ाम को हॉस्टेज बनाया हुआ है। ये बनाया हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन बहरहाल ख़बरें ये हैं कि हमास और इजराइल के हवाले से कुछ शायद टेंशन कम हो। कतर देखिए, कतर जो प्रो हमास है, जो एंटाई इजराइल रिलेटिवली है, मगर वो भी इतना एंटाई इजराइल नहीं है। वो भी चाहता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहे और कतर भी
कतर ही अब एक तरह का वो कर रहा है, हॉस्टेज जो हैं इसराइल के उनको छुड़ाने के लिए कतर ही कर रहा है कोशिश। तो दुनिया बस डिप्लोमेसी के साथ चल ही रही होती है। ऐसा नहीं होता कि ब्लैक एंड वाइट जनाब ठा सोटा कि जनाब हम हो जाएंगे। अब भारत में जो पॉलिटिशियंस साथ दे रहे हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है हमास की तो शायद कोई साथ नहीं दे रहे, लेकिन फ़लस्तीनियों की बात कर रहे हैं। वो उनकी अपनी पब्लिक कंजम्पशन है, वोट बैंक के लिए भी है। और देखिए फ्रैंकली जो गज़ा में हो रहा है, मैं आई डू नॉट ब्लेम इसराइल, उसको इंस्टिगेट तो हमास ने किया है। और फिर हमास की वजह से बहुत ज़्यादा रेडिकल एलिमेंट पाया जाता है, नफ़रत पाई जाती है। अब इसका क्या, रातों रात तो ये सब कुछ दूर नहीं हो सकता। और हम ये भी नहीं कह सकते जी कि अब वो सोटा लेके सारे फ़लस्तीनियों के पीछे पड़ जाएं। वो तो भारत की सरकार भी पीछे नहीं कर रही, पीछे नहीं हट रही, वो भी उनका साथ दे रही है। इसलिए कि वो मतलब पूरी दुनिया के साथ आपको एक इकोसिस्टम में रहना पड़ता है। अब ये जानते हुए भी कि वहाँ पे माइंडसेट क्या है या टेररिज्म हमास की क्या है, लेकिन जो बच्चे मर रहे हैं, जो औरतें बूढ़े मर रहे हैं, तो जाहिर है उसके लिए तो कोई भी खुश नहीं होगा। वो सभी दुखी हैं। तो बहरहाल ये पॉलिटिक्स भी होती है और ये दुनिया के ट्रेंड्स भी होते हैं, फैशन भी होता है। और फिर ये कहना तो पड़ता ही है कि भाई ये बहुत ज़्यादती हो गई है, चूँकि ये तो ख़ुद इसराइल की सरकार भी कह रही है कि हमें भी दुख है, ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमास इसकी ज़िम्मेदार है। तो मैं भी समझता हूँ हमास इसकी ज़िम्मेदार है। जी, जवाब लंबा हो गया, मगर आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मैंने जैसा कहा, आपके सवाल और मेरे जवाब आज वो होंगे। आपका एक और सवाल आ गया, ग्रीटिंग्स, आई हैव रेड सम रिपोर्ट्स क्लेमिंग पीएम जस्टिन ट्रूडो हैज़ लॉस्ट द पॉपुलैरिटी इन people. What is your prediction for upcoming election in Canada and how much impact of NDP in Canada? बिल्कुल आप शुभम जी ठीक कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के पोल्स जो बता रहे हैं, अगर आज इलेक्शन हो तो वो डेफिनेटली हारें, जो पोल्स बता रहे हैं। और कंजर्वेटिव लीडरशिप जीते। और एनडीपी की जो सूरत हाल है वो भी कोई अच्छी नहीं है। मिस्टर जगमीत सिंह अपना वो ढोल बजाते रहते हैं, अपने भंगड़े डालते रहते हैं, ही इज़ कनिंग पॉलिटिशियन, लेकिन सब्सटेंस उनमें कोई नहीं है। और कैनेडियन उनको मतलब सख्त नापसंद करते हैं। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ फ्रैंकली, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरी बात पे यकीन ना कीजिए। तो अगर आज इलेक्शन होते हैं तो जीतेंगे। देखिए कंजर्वेटिव शायद पीछे भी 2 इलेक्शन हुए हैं, उसमें से जीत सकते थे, मगर उस वक्त कंजर्वेटिव के लीडर जो थे उस वक्त के, वो बहुत स्ट्रांग नहीं थे और वो खुद बड़े कंफ्यूज किस्म के लीडर्स थे। तो बहरहाल वो इलेक्शंस हारे। इस बार जो कंजर्वेटिव के लीडर हैं वो बहुत क्लियर माइंडेड है। और लोग ऑन टॉप ऑफ डैट ट्रूडो साहब से भी, जिसे हम पंजाबी में हिंदी में कहते हैं, नको नक हुए हुए हैं, यानी वो मतलब इनफ इज़ इनफ, वो ये कह रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रूडो के ख़िलाफ़ जनता के जाने का। तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। सोना सम्राट जी का है, मैं चाहता हूँ आज बस आप तारिक फ़तह साहब को बर्थडे विश करो और कुछ उनके बारे में दुनिया को बताओ। मैं आपके साथ उनको बहुत सुना हूँ। बहुत आपने अच्छी बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आज उनकी बर्थडे है। मैंने ट्विटर पे भी उनकी बेटी नताशा की ट्वीट पर लिखा, फेसबुक पर भी उनकी नताशा की पोस्टिंग पे लिखा। जाहिर है हम बड़े दुखी हैं, बड़े मिस करते हैं। आपने कहा कि दुनिया को बताएं उनके बारे में, तो खैर दुनिया बहुत जानती है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ और बड़े दावे से कह सकता हूँ कि भारत में तारिक फ़तह जी 2011 के एक वीडियो के ज़रिए पहुँचे थे। वो मेरा वीडियो था और वो तारिक फ़तह जी भी इस बात को हमेशा मानते थे। और वो वीडियो, उस वक्त यूट्यूब इतना वाइब्रेंट नहीं हुआ करता था। मैंने तारिक फ़तह जी के साथ जो पहली डिस्कशन की, फ्रैंकली उस डिस्कशन की वजह से मैं भी भारत में पहुंचा। सिर्फ तारिक फ़तह जी ही भारत में नहीं पहुंचे, मैं भी भारत में पहुंचा और तारिक फ़तह जी। वी बोथ लैंडेड इन इंडिया इन 2011 ड्यू टू दैट वीडियो जो हमने एक डिस्कशन की। वो मेरे यूट्यूब के चैनल पे मौजूद है, पर्सनल चैनल ताहिर गोरा पे भी मौजूद है और जो टैग टीवी का चैनल उस पर भी मौजूद है। तारिक फ़तह जी के साथ मैंने बहुत करीब
वक्त गुजारा, उनकी आइडियोलॉजी में मैं उनके साथ शरीक रहा। तारिक फ़तह जी हमारे ऐसे दोस्त थे जो बहुत ही, जिसे कहते हैं दबंग, दलेर दोस्त थे। और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, लड़ भी पड़ते थे, दोस्तों से भी लड़ पड़ते थे, सभी दोस्तों के साथ लड़े, मेरे साथ भी कई बार लड़े, मैं भी उनके साथ कई बार इख्तलाफ किया। लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है। हम बहुत सारी चीज़ों में हम एक तरह ही सोचते रहे, कुछ चीज़ों में नहीं भी एक तरह सोचते रहे। कोई ज़रूरी थोड़ी होता है कि अब हर चीज़ में ही एक तरह आप सोचें या एक ही तरह एक्ट करें या एक ही तरह बिहेव करें। सम टाइम क्या होता है कि दो दोस्त या फैमिली के दो लोग एक ही तरह सोच रहे होते हैं मगर एक्ट डिफरेंटली कर रहे होते हैं। मेरा स्टाइल डिफरेंट है, उनका स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन मैं उनको एब्सोल्युटली बहुत मिस कर रहा हूँ। आज उनकी बर्थडे का है। जब वो हम में नहीं रहे थे, तो जब वो हॉस्पिटल में थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, तो कई मुलाकातें उनसे हुई। एक मुलाकात जो ख़ास तौर पर ना भूलने वाली है, उनकी चले जाने के 2 दिन पहले जब वो ऑलमोस्ट कोमा में थे, तो वो मुझे नहीं भूलती। तो मैं 1-1.5 घंटे वहाँ बैठा रहा। तो बहरहाल उसके बाद तारक जी चले गए, तो उनके लिए पहला जो ट्रिब्यूट है, जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है, वो मुझे ऑनर मिला, मैंने करवाया यहाँ ब्रैम्पटन में। तो बहुत सारे लोग आए, उनकी बेटी भी आई। तो बहरहाल तारिक जी अगरचे हम में नहीं हैं, मगर तारिक जी की आइडियोलॉजी, उनका जो सोच का अंदाज़ है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि वो जहाँ भी हैं, उनकी हैप्पी बर्थडे को हमें याद भी रखना चाहिए और मनाना भी चाहिए। इतना ही मुख्तसर मैं कह रहा हूँ जी। सचिकांता महांती जी का है कि मे आई रिक्वेस्ट यू टू होस्ट बैरिस्टर हमीद बशानी अलॉन्ग विद मिस्टर साजिद तारड़। थैंक्स जी, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। बड़ा अच्छा आपका है आइडिया। मैं बशानी साहब से भी पूछूंगा और तारड़ साहब से भी पूछूंगा और उन दोनों को होस्ट करूंगा। अदरवाइज़ आप बशानी साहब के शोज़ तो हमारे टीवी पे देखते ही रहते हैं। कल भी उनका मैं रिकॉर्ड करूंगा, एक फिर 2-3 दिन बाद उनका शो चलेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी ये फरमाइश पूरी करेंगे। क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, चूँकि आज का मैंने यही रखा है मुद्दा कि मैं मैक्सिमम आपके जो हैं क्वेश्चन एड्रेस करूं। अब किरण जी का है क्वेश्चन। गुड डे टू यू, थैंक यू, सेम टू यू, गुड इवनिंग आपके लिए। आई थिंक आप भारत में हैं। आई लाइक योर अनबाइस्ड एंड काम नेचर। व्हाट डू यू थिंक मोदी जी बीजेपी विल डू विच मेजर चेंजेस इन कमिंग नेक्स्ट 10 years? थैंक यू वेरी मच फॉर आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए हौसला हैं। अब मुझे 10 सालों में मोदी जी और बीजेपी क्या करती दिखाई देती है। देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल खेल होता है। बड़े बड़े जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं वो एकदम से आवाम चेंज ऑफ फेस के लिए चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि 2024 के इलेक्शन में भारत की आवाम ऐसा चाहती है। लगता यही है कि 2024 में मोदी जी फिर आएंगे, बीजेपी फिर आएगी। अब हम अगले 5 साल की बात कर लेते हैं, उसके बाद की बात का मुझे नहीं पता, क्यों कुछ पता नहीं होता पॉलिटिक्स में। तो अगले 5 साल में मोदी जी ज़रूर, अगर वो जीत गए, जैसा कि लगता है वो जीत जाएंगे, अगर वो जीत गए तो वो बहुत और तब्दीलियां करेंगे। जैसा कि आप देख लीजिए, उनके जो 9-10 साल हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, और जो काम उनसे नहीं संभल सका, जैसे फार्मर रिफॉर्म्स का बिल था, तो वो उन्होंने बड़ा दिल करके उसको भी संभाल लिया, ये कह के कि भाई आई एम सॉरी। अब वो बिल तो बड़ा अच्छा था, फ्रैंकली मैं तो उसे एग्री पर्सनली करता था, लेकिन पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिक्स, प्रेशर्स होते हैं। मगर मोदी जी ने इन 9-10 सालों में भारत को भी बहुत उम्मीदें दी हैं। ना सिर्फ उम्मीदें दी हैं, बहुत काम हुए हैं। कोविड का बड़ा मुश्किल ज़माना था, उसको हैंडल किया। पाकिस्तान की जो बुलिंग थी, मैं ये कहूँगा कि हर वक्त वो अब उन्होंने ठिकाने लगाई हुई है। जो कोई सोच नहीं सकता था कि
जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, यानी उस दिन जिस तरह एब्रोगेशन आर्टिकल 370 35A हुए, वो भारत में कोई सोच नहीं सकता। हालांकि मेरी राय में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, कोई भी कर सकता था, मगर विल नहीं थी पॉलिटिकली, वो उन्होंने कर दिखाया। मुझे याद है कि मैं इस बात से 1 महीना पहले मुझे कुछ लग रहा था, एज अ सीजन जर्नलिस्ट आई वाज सेंसिंग कि मोदी जी इसको रिवोक कर देंगे। फिर भारत में भी दोस्तों से बात होती रहती थी, तो मुझे याद है कि इस बात से 1 महीना पहले मेरी बात हो रही थी, बल्कि शायद मैंने इंटरव्यू किया था उनका स्काइप पे सुशील पंडित जी का, जो जाहिर है कश्मीरी डायस्पोरा में और कश्मीरी जो हमारा पूरे का पूरा थिंक टैंक और इकोसिस्टम बहुत बड़ा नाम है, मेरे बहुत बढ़िया मित्र हैं। तो मैंने उनको 1 महीना पहले यानी जुलाई में कहा था कि मुझे लग रहा है कि मोदी जी कर देंगे 378 और 35A को रेवोकेट कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ताहिर जी ये इन तिलों में इतना तेल नहीं है। वो उन्होंने मायूसी का इज़हार किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम मोदी जी को पसंद भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कर देंगे। तो फिर जब उन्होंने कर दिया तो फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पे फ़ोन किया। मैंने कहा जी मैं यहाँ कनाडा हज़ारों मील दूर बैठा हूँ, तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो कर देंगे, आपको लग रहा था नहीं होगा। तो वो आज तक मानते हैं, कहते हैं हाँ ये वाकई मैंने कहा था कि ये नहीं होगा। तो बहरहाल खुश हैं वो भी, हम भी खुश हैं। तो बहुत बड़े बड़े काम वर्ल्ड स्टेज पे मोदी जी ने जो जिस तरह इस्टेब्लिश किया, तो वो भी 5 साल जब वो आएंगे तो वो और अपने दिखाएंगे भारत की पावर। इकॉनमी आपके सामने है। मुझे उम्मीद है कि जब री-इलेक्ट होंगे नेक्स्ट ईयर तो उनकी अगली सरकार में ही भारत 3rd इकोनॉमिक पावर के तौर पर अपने साइज़ में आ चुका होगा। और वो जो है प्रेडिक्शंस बता रहे हैं 2028 में 3rd इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है। मगर एक बात मेरे भारतीय बहन भाई ज़रूर याद रखें, 3rd जो है ना इकोनॉमिक पावर बन जाना बहुत बड़ी बात है। अभी ऑलरेडी 5वीं और 4थी के बीच में तो भारत है ही, तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो पॉपुलेशन है हम भारतीयों की 1.4 बिलियन की, उसमें जो मोदी जी भी बात समझते हैं, बार बार समझाते हैं, उसमें वो 5-6-7 ट्रिलियन डॉलर की जो इकॉनमी है, वो जब हम तकसीम करते हैं ना लोगों में, तो वो अभी हिस्सा कम आता है। देखिए हम छोटे छोटे देश होते हैं, नॉर्वे, इवन दुबई, तो इनकी शायद पॉपुलेशन लेस देन, ऑफ कोर्स लेस देन ट्रिलियन डॉलर होगी, मगर पॉपुलेशन बहुत छोटी होती है तो सब सुखी होते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई बात ये है कि हमें आइंदा 25 साल में डेवलप्ड नेशन बनना है। अब डेवलप्ड नेशन से क्या मुराद है? डेवलप्ड नेशन से मुराद है कि जैसे कनाडा है। फ्रैंकली देखिए कनाडा में 100 मसाइल हों, 100 इश्यूज़ हों, लेकिन हर एक की जो सालाना जो आमदन है ऑन एन एवरेज, अगर हम छोटी सतह से भी जाएं 40,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 200,000 डॉलर की, ये मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो तो होती। अच्छा ठीक है, यहाँ पे खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। अगर भारत में कोई 1 लाख रुपया भारतीय कमाता है तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। जो 1 लाख रुपया जो कैनेडियन बनेगा शायद वो 1,500 कैनेडियन डॉलर बनेगा। तो ये जो पैसे की वर्थ होती है वो रिलेटिव होती है अपने अपनी जगह के मुताबिक। अभी हम विज़िट कर रहे थे तो टर्की तो खैर नहीं गए, लेकिन इटली मुझे रिलेटिवली सस्ता लगा। वहाँ हमारा कैनेडियन डॉलर से हम ज़्यादा परचेज़ कर लेते थे। स्विट्ज़रलैंड में वो अपना जो कैनेडियन डॉलर है वो बहुत ही फोका सा लगा कि भाई ये तो बहुत ही महंगा मुल्क है। तो ये सब जो भी डेवलप्ड नेशन होती हैं, जो जीडीपी है आम आदमी की, वो बहरहाल बड़ी मैटर करती है। भारत हमें 2028 में बताया जा रहा है 3rd इकोनॉमिक पावर होगा, तब कोई 6 ट्रिलियन डॉलर के करीब होगी भारत की। लेकिन आप ज़हन में रखिए कि अमेरिका, कितने इश्यूज़ हैं अमेरिका में, लेकिन अमेरिका को +23 ट्रिलियन डॉलर की जा रहा है। चाइना कोई लिटिल लेस देन 18-20 ट्रिलियन डॉलर है। तो भारत बिल्कुल जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है। जो 2028 की जो प्रेडिक्शन है कि भारत 6 ट्रिलियन डॉलर के करीब होगा, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उसके लिए भारतीयों को भी काम करना होगा, और सिर्फ डेवलप्ड नेशन
कि एटीट्यूड भी कुछ करने होंगे, जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करना होगा। मुझे वो कम ज़रा दिखता है, मैं खुल के आज बात कर रहा हूँ, वो भी काम करना होगा। सफाई सुथराई भी होनी चाहिए ठीक ठाक भारत में, उस पर भी काम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भारत में होंगी, डेफिनेटली होंगी। कोई भी सरकार आएगी होंगी, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेक्स्ट सरकार आती नज़र आ रही है तो और बढ़िया तरीके से होगी। और फिर उसके बाद हम देखेंगे 5-6 साल के बाद फिर जो पॉलिटिक्स अपना रंग पकड़ती है, फिर देखते हैं कि फिर क्या होगा। लंबे जवाब मैं दे रहा हूँ चूँकि आपकी बातें ही बड़ी दिलचस्प हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि शुरू से ही सवाल आना शुरू हो गए, यही मैं चाहता था। तो सुदीप जी का क्वेश्चन दोबारा मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कैनेडियन इकॉनमी? डू यू थिंक इट विल श्रिंक मोर अंडर ट्रूडो इन कमिंग डेज? देखिए, मैं आई हैव टू बी फेयर, मैं ट्रूडो का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ बहुत सारी और पॉलिसीज़ में, लेकिन जहाँ तक इकॉनमी का मसला है वो सिर्फ ट्रूडो का मसला नहीं है। कनाडा एक छोटा देश है पॉपुलेशन के लिए एतबार से, लैंड तो हमारे पास बहुत है, सेकंड बड़ी लैंड है दुनिया में आफ्टर रशिया। सोवियत यूनियन अभी भी मुंह से निकल जाता है, तो आफ्टर रशिया कनाडा की सबसे बड़ी लैंड है, रिसोर्सेज भी बहुत हैं। और हमारी इकॉनमी भी परहैप्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1.7 ट्रिलियन है, मगर हम G7 का हिस्सा हैं। इसमें नंबर मैटर नहीं कर रहे कि चाइना की 16-17 ट्रिलियन है तो हमारी तो 10 टाइम्स लेसर, ऐसी बात नहीं। हमारी पॉपुलेशन देखिए ना, 38 मिलियन लोग और चाइना के 1.4 बिलियन लोग, तो वो तो हम तो उसका बहुत आगे हैं। इसी तरह भारत के सारी पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कनाडा एक सुंदर देश है, बहुत ही खूबसूरत देश है, निज़ाम है, अच्छे निज़ाम है। कनाडा सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो साहब ही नहीं चला रहे। कनाडा में ये जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और फिर उसके साथ साथ जो हमारी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं, तो उनका योगदान इकॉनमी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो नहीं मानते, मतलब हमारे ओंटारियो के प्रीमियर जो कार्बन टैक्स है प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को, उसको नहीं मानते, सस्कैचुआन वाले नहीं मानते, अल्बर्टा के नहीं मानते। तो हम बड़े इंडिपेंडेंट किस्म के देश हैं। कनाडा इज़ नॉट ऑल अबाउट मिस्टर जस्टिन ट्रूडो और मिस्टर जगमीत सिंह, ये बात ज़हन में रखिए। आप यकीन कीजिए, मैं गांव में भी रहता हूं, वहाँ भी तो वहाँ पे आए तो वो मुझे ये जगमीत सिंह और ये ट्रूडो टाइप के जो लोग हैं वो वहाँ पे मैटर करते ही नज़र नहीं आते, वो उनको पसंद ही नहीं करते फ्रैंकली। वो ये कहते हैं कि इन सियासतदानों ने हमारा इंटरनेशनल इमेज भी ख़राब किया हुआ है, उनकी बातें भी इमेच्योर होती हैं। तो मेरे हमसाई यही कहते हैं, मैं भी उनसे एग्री करता हूँ। तो कनाडा इज़ नॉट ऑल अबाउट मिस्टर ट्रूडो और मिस्टर जगमीत सिंह। यही हमें कनाडा पे मुझे गर्व है कि ये देश जो है तमाम इश्यूज़ के बावजूद, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं मगर इसके बावजूद इंटैक्ट है। और मुझे नहीं लगता कि कनाडा की जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, जो इकॉनमी है, वो ठीक है, ट्रूडो ने कुछ इफ़ेक्ट बुरा भी डाला है और फ्रैंकली आई हैव टू एडमिट कुछ चीज़ों में अच्छा भी डाला है कि इकॉनमी को रोलिंग बना के रखा हुआ है। देखिए, ये भी मानने वाली बात होती है, लेकिन कुछ बुरे इम्पैक्ट्स भी आ रहे हैं। अब अगर जैसा कि दिख रहा है कि आगे शायद कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बन जाए, जादू उनके पास भी कोई नहीं है, तो लेकिन ये है कि वो कुछ ना कुछ बेहतर कर लेंगे। लेकिन कनाडा का जो सिस्टम है, जो यहाँ की हमारी टूरिज़म है, जो यहाँ के हमारे रिसोर्सेज हैं, वो कभी भी हमारी इकॉनमी को मरने नहीं देंगे, ये बात तय है। जी, क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक भी यही था कि आपके क्वेश्चंस मेरे जवाब। Why is Bangladesh celebrating Australia's win in the final match? What is the reason behind their hatred towards India? ये एक इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, बांग्लादेश भारत तो नहीं है ना, बांग्लादेश एक अलग देश है, तो वो मना सकते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप में तो कह सकते हैं ना कि भाई मुझे मतलब ऑस्ट्रेलिया ने जो क्रिकेट खेली, जो वो जीते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, कोई कह सकता है, इस पर मुझे कोई इशू नहीं है फ्रैंकली, आपको भी नहीं होना चाहिए। मैं हाँ, उसके पीछे जो एक है ना, पंजाबी में हमारा एक्सप्रेशन है वक्खी तो बोलना, यानी उसके पीछे एक बैड इंटेंशन होती है। जैसे एक पाकिस्तानी ने, मैंने ट्वीट भी किया, एक पाकिस्तानी ने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, मैं नाम नहीं लूँगा, कैनेडियन पाकिस्तानी है और बड़े वो अपरेंटली बड़े वो मतलब मॉडर्न से लिबरल से हैं, मुझे उनसे ज़्यादा वैसे ख़तरा रहता है। तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजा कि जी हैप्पी दिवाली,
ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया, यानी वो टांट जैसे करना चाह रहे हैं या मॉकरी करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे बुरी बात उसमें ये लिखी कि यार जो धर्मों की वैल्यूज़ हैं उनको तो ना आप मॉकरी करें, इतनी तो आप रिस्पेक्ट करें। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान कोई मैच हारता है या बुरी बात हो तो मैं या कोई मेरा हिंदू बहन भाई या मैं जाके लिख दूं कि जी ईद मुबारक, पाकिस्तान आप डिज़र्व करते थे, ये अर्थ कोई कहा गया, या आप मैच हार गए, वट, तो ये बड़ी बैड टेस्ट बात होती है। तो ये इस तरह की बातें करते हैं वो अपने आप को ही एक्सपोज करते हैं। इनफैक्ट उससे भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बांग्लादेश में अगर तो कोई क्रिकेट के शौकीन लोग हैं जो मतलब दिल से हामी हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था, तो आई हैव नो इशू। लेकिन अगर कोई वहाँ पे ये करता है कि भाई जो है जो इशू है अब भारत हमें पसंद नहीं, बदकिस्मती से वो जो हैप्पी दिवाली जिसने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, तो वो भी उसके पीछे भी जैसे हिंदुओं के ख़िलाफ़ एक होता है ना, एक माइंडसेट वो नज़र आता है। अगर बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि अगर उस वजह से लोग कर रहे हैं तो वो बुरी बात है, मगर ऐसा करने से वो एक्सपोज हो रहे हैं, जैसा कि आप उनको अब पिन पॉइंट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो बस ये एक अफसोसनाक बात है, मगर इससे उनका माइंडसेट ही एक्सपोज होता है और किसी का नुकसान नहीं है। जी पराहत जी का छोटा सा सवाल, डू यू वॉच क्रिकेट सर? मैं बहुत साल पहले क्रिकेट बहुत जैसे कहते हैं ना फिनेटिकली वॉच किया करता था, लेकिन फ्रैंकली आजकल की मॉडर्न ज़माने की क्रिकेट ज़रा ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुकी है, तो मैंने इंटरेस्ट उसमें से ना कई सालों से लूज़ करना शुरू कर दिया। और आज भी अभी भी क्रिकेट बहुत कमर्शलाइज है, ये एक पहलू है। लेकिन जब कभी इस तरह के सेंसेशनल मैच हो जाते हैं तो फिर मैं वॉच करता हूँ। मुझे समझ बूझ क्रिकेट की है, मैं बहुत क्रिकेट का फॉलोअर्स रहा था पहले ज़माने में, लेकिन अब कोई 20-30 साल से ना जब बहुत कमर्शलाइज होगी तो मैं उतना नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि भाई दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है, मगर उतना नहीं जैसे मेरी टिप्स पे होती थी चीज़ें। तो यही इसका मुख्तसर जवाब है। जी एस जी का है कि इज़ नेम टैग टीवी शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर फुल नेम? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, जब हमने टैग टीवी का नाम रखा था, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, उस वक्त मेरे ध्यान में भी नहीं था कि ये मेरे नाम से निकलेगा। चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम ये कहते हैं ना कि टैग कर दें पिक्चर, वीडियो टैग कर दो यार मुझे, तो हम ये टैगिंग से लिया वो शब्द। तो जब हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे तो हमने टेलीविज़न इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो 2013 की बात है, 10 साल पहले। तो एक फ्रेंड ने, मैंने कहा यार कुछ ना सोशल मीडिया से लेते हैं, आजकल तो हर चीज़ सोशल मीडिया की है। तो मेरे ज़हन में वर्ड टैग आया, तो मैंने कहा 5-6 दोस्तों से कि यार ये एक नाम है। उस वक्त आप यकीन कीजिए मेरे जहन में कहीं नहीं आया कि इट ऑल्सो एब्रीवेट्स माई फुल नेम। तो जब वो आया तो कई दोस्तों ने कहा यार ये बहुत बढ़िया ना। तो हम चाय वाय पी रहे थे, फिर 5-10 मिनट किसी का ध्यान नहीं गया। फिर सडनली एक दोस्त का, नजम साहब उनका नाम है, उनका ध्यान है, कहने लगे यार ये तो तुम्हारे नाम से भी निकल रहा है। तो उस वक्त मैंने रिकॉल किया कि यार ये अच्छा, एक तीर से 2 शिकार हो गए हैं, तो वाई नॉट। तो यूँ ये टीवी का नाम पड़ा। तो बहरहाल क्वेश्चंस हमने काफ़ी लिए, और भी लेंगे कुछ। इफेक्ट ऑफ योर व्यूज़ इन पाकिस्तान पंजाब, has their mindset begin to change? How many Pakistani Punjabi like you are making efforts to open their eyes and make them Punjabi again? बड़ी आपने अच्छी बात की, बिल्कुल असर पड़ा है। मैं ये तो नहीं कहता कि मिलियंस को मैंने किया इफ़ेक्ट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ इवन इन पाकिस्तान मेरी बहुत अच्छी फॉलोअरशिप्स है। तो मिलियंस की तो मैं दावे की बात नहीं करता, लेकिन हज़ारों, शायद 1-2 लाख भी हों, लेकिन हज़ारों तो पक्के हैं वो हुए हैं। इनफैक्ट मुझे हज़ारों मैसेजेस ड्यूरिंग द पास्ट 15-20 ईयर्स आ चुके हैं। और अब तो इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कुछ सालों से, ख़ास तौर पर जब से इमरान ख़ान अब जैसे कहते हैं अताब में आए हैं। ये लोग इमरान ख़ान के जो हामी थे वो बड़े मेरे ख़िलाफ़ हुआ करते थे, ये फ़ौज के बड़े मामे होते थे सारे।
तो हम फ़ौज के भी, मैं तो फ़ौज के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी भी देश की फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ। सिर्फ मैं ये कहता हूँ अपना रवैया, अपना स्टाइल चेंज करो, ये टेररिज्म वेज़म के काम बंद करो, ये जो इधर अफ़गानिस्तान में या ईरान में या भारत में होता रहा, सिर्फ ये कहते रहे। भाई इदारा तो चाहिए ना, फ़ौज भी चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ चाहिए, हर देश को चाहिए। तो अब वो इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो भी अब कहने लगे हैं कि ताहिर जी वी आर सॉरी, आप तो आप बातें ठीक ही करते थे, हम आपको बुरा भला कहते थे। तो मैं उनको कहता हूँ, जवाब में मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान का मैं अभी भी कोई हामी नहीं हो सका, लेकिन जो जिस तरह की उसने पॉलिटिक्स की है, और यकीन कीजिए वो जब बाहर आएगा और वो फिर उसको पॉलिटिक्स का चांस ज़रूर मिलेगा, मुझे पता है। पाकिस्तान में ऐसा ही म्यूज़िकल चेयर चलता रहता है, तो फिर ये उसी फ़ौज के हामी हो जाएंगे। तो अच्छा, मैं कहता हूँ आप फ़ौज के हामी रहें, ख़िलाफ़ ना हो, सिर्फ फ़ौज को ये तो बताएं ना कि भाई आपके करने वाले ये काम है और ये आपके करने वाले काम नहीं है। अच्छा, इमरान खान ने जो फ़ौज को बताया तो वो इसलिए नहीं बताया कि कोई प्रिंसिपल्स पे वो बेस करते हुए बता रहा था, उसने इसलिए बताया कि अब वो खुद उनके शिकंजे में आ गया था। तो एनी हाउ ये तो एक बात है, लेकिन ये पक्की बात है जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, मुझे इस बात की खुशी होती है कि बिल्कुल हज़ारों और शायद 1-2 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हुए हैं और वो कन्विंस हुए हैं कि भाई ये बंदा बात ठीक करता था। मैं 1-2 लाख नहीं, शायद लाखों लोग होंगे, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जो मैं मैसेजेस देखता हूं, जो सब कुछ देखता हूं, तो बड़ी आवाज़ दूर तक पहुंचती है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो मेरे कोई ओवर 100 मिलियन व्यूज़ तो कंफर्म्ड हैं, और इधर उधर दोस्त अहबाब उसको मेरे शोज़ को काट के चलाते रहते हैं, वो भी, तो उन सबको मिलाएं 150-200 मिलियन व्यूज़ हैं, तो उसमें पाकिस्तानी भी लाखों में हैं, तो बल्कि कुछ मिलियंस में हैं जो वॉच करते हैं। लेकिन जिनका मैं गेस कर सकता हूँ कि जिनका माइंड सेट चेंज थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़े से नंबर 1 से नंबर 10 तक, उनमें पाकिस्तानी भी लाखों हैं। तो भारत के हवाले से भी मैंने ऐसी मतलब जिसे कहते हैं ना बारीक बातें भी की हैं जो भारतीयों ने भी कभी नहीं सोची थी, अब उन्होंने भी सोचना शुरू किया। तो मेरा ख्याल ये है कि ये भगवान की कृपा है, खुदा की मेहरबानी है, गॉड की मेहरबानी है कि अब तक एक राब्ता बना हुआ है, एक बातचीत चली हुई है। जी, हम कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, मैं 5 से 10 मिनट ये शो और करूँगा चूँकि काफ़ी लंबी बातचीत होगी। हाउ डू यू सी द रोल ऑफ China in Israel and Palestine conflict and it may cause of US and China war? नहीं, US China war का इस मसले पे कोई चक्कर नहीं है। अभी आपने देखा US और चाइना के फिर से संबंध होना शुरू हो गए हैं। ये एक डेवलपमेंट है दोनों देशों के लिए, इसलिए कि अफोर्ड नहीं करते दोनों बड़ी इकॉनमीज़ हर वक्त एक दूसरे के आगे तोपें लेके खड़े नहीं हो सकते। तोपें भी एक दूसरे के साथ लेके खड़े रहेंगे थोड़ी थोड़ी, और ट्रेड भी होता रहेगा। आप देख लीजिए चाइना ने इस मसला पे क्या कोई मतलब फ़लस्तीनियों को गोद में थोड़ा बैठा लिया, ठीक है, एक आध बात कर दी, वो बात तो यूएई भी कर रहा है, ना चाहने के बावजूद कर रहा है। तो वो तो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के होता है कि आपका दुश्मन वो मेरा दुश्मन, तो इससे हम कॉमनैलिटी हो जाती है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जी चाइना अब इस मसला पे यूएस के साथ कोई वॉर हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान में या इस तरह कुछ जगहों पे लोगों का ये ख्याल होता है अभी ये रूस आएगा मदद के लिए, चीन आएगा मदद के लिए फ़लस्तीनियों के लिए, और इधर से फिर इज़राइल और यूरोप और अमेरिका की वाट लगा देगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये सब डिप्लोमेसी होती है, चल रहा होता है। लेकिन अभी जो फिर से एक बार सैन फ्रांसिस्को में ये जो अभी लास्ट वीक मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग के बाद तो बहुत करीब तल्लुकात फिर से होना शुरू हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही घी शक्कर हो गए हैं, मगर फिर से होना शुरू हो गए हैं। तो आपके क्वेश्चन मेरे आंसर, ये आज का टॉपिक है। तो क्वेश्चन ये है कि सर्वेश जी का कि यू आर वेरी गुड एंड हम्बल पर्सन, थैंक यू जी, प्लीज़ टेल सम अबाउट योर जर्नी एंड हाउ यू वर्क इन अदर कंट्री एंड योर एक्सपीरियंस। देखिए, पाकिस्तान में मैंने पत्रकार की हैसियत से काम किया, एक पब्लिशर होता था। मेरा जो 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 फॉर्मर पैशन है, जो मेरा लव फॉर लाइफ है, वो है लिटरेचर। जो मैं शॉर्ट स्टोरीज़ लिखता हूँ, नावल लिखता हूँ, पोम्स लिखता हूँ, और मैं दुनिया भर में जो लिखा जाता है उसको बहुत पढ़ता हूँ, मेरी उस पर नज़र होती है। तो वो है मेरी जर्नी का।
तो बहरहाल मेरे व्यूज़ कुछ ऐसे थे, उन व्यूज़ की वजह से मैं पाकिस्तान में रह नहीं सका। फिर मैंने फ्रीलांसिंग की काफ़ी, सोवियत यूनियन में रहते हुए रशियन न्यूज़ एजेंसी की भी थी, वहाँ पे और भी मीडिया आउटलेट्स थे, तो उनकी भी फ्रीलांसिंग की, वहाँ पे भी कारोबार करते रहे। वहाँ कारोबारों में नुकसान भी बहुत हुआ, तो उसका भी खुमियाजा बहुत भुगतना पड़ा। अब 25 सालों से मैं कनाडा में रह रहा हूँ। यहाँ पर भी चैलेंजिंग लाइफ रही, हर तरह के काम किए और हर तरह के काम अच्छे हैं, कोई काम भी बुरा नहीं होता। अब ये कोई लेकिन जर्नलिज्म मैंने कभी, या पत्रकारी मैंने कभी नहीं छोड़ी लाइफ में, चाहे लाइफ में कोई भी बिज़नेस करना पड़ा हो, कोई भी जॉब करनी पड़ी हो, पत्रकारी को कभी नहीं छोड़ा, उसके लिए टाइम निकालता ही रहा। तो वही मुझे सबसे अच्छा काम लगता है। तो आई एम टुडे 60+। अभी सितंबर 26 सितंबर को मैंने 60th बर्थडे अपनी केक काटा था। तो वो अब जाहिर है ज़िंदगी में जो भी समय रह गया, जो भी भगवान ने और दिया, उसमें यही है कि जो जितने काम हो सकें, जो अब तक करते चले आए हैं पत्रकारी, और वो करते रहें। उसके साथ रोज़ी रोटी भी चलानी होती है, वो भी चलती रहे। टेलीविज़न के लिए आप देख रहे हैं, तो हमें ये दिक्कत होती है कि हमारे जो व्यूज़ हैं उनकी वजह से यहाँ पे भी हमें कमर्शियल एड्स और उस तरह के काम मिलते हैं। इसलिए फिर हम अपने व्यूअर्स से कहते हैं कि हमें पेपॉल के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट थोड़ा करते रहें, ताकि हम अपना सिलसिला चलाते रहें। आपकी कंट्रीब्यूशन इस कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत कम हो चुकी हुई हैं। शुरू में जब हमने ये कैंपेन शुरू की थी तो आपका साथ बढ़ा था, लेकिन दैट्स ओके। अभी हम एक नया फंड रेजिंग का सिलसिला शुरू करेंगे, बिकॉज़ हमारे रिसोर्सेज काफ़ी लो हो चुके हैं, ताकि वो आएँ और हम इसी तरह चलते रहें। और बहरहाल एक्सपीरियंस यही है पत्रकारी का, इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्टीज़ है, कई थिंक टैंक उनके साथ मैं कंसल्टेंसी थोड़ी बहुत करता रहता हूँ। तो वो आपको मेरी बातचीत से भी पता चलता होगा। मेरी अप्रोच चीज़ों के बारे में बैलेंस ही होती है, इसलिए कि चीज़ों को रैशनली समझना होता है, ना कि इमोशनली आप उनको चीज़ों को समझें और बगाड़ें और पॉलिटिकल उसमें ट्विस्ट खाम खा के देते फिरें। तो ये है जर्नी, और बाकी जर्नी आप भी 15-20 साल से देख ही रहे हैं, और बाकी जब तक सांस है आपके साथ रहेंगे। तो अब मैं देख रहा हूँ क्या वक्त हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस कुछ और लेते हैं। योर व्यूज़ अबाउट सेंट्रल एशियन lithium production can make this region develop in future। देखिए ये जो सेंट्रल एशिया के लिथियम के जो है, मैं सेंट्रल एशिया में रहा हूँ बहुत साल, लेकिन मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, सच्ची बात ये है। जिस तरह आप सुन रहे हैं मैं भी सुन ही रहा हूँ कि लिथियम वहाँ पे भी है, और फिर ये अफ़गानिस्तान में भी बताया जा रहा है लिथियम है। तो भाई जिस ये जो धरती है, मैं तो जनरल बात कर सकता हूँ, ये जो धरती है, इस धरती में कुछ ना कुछ हर जगह पे मौजूद है। हम इंसानों ने जो अब 8 बिलियन के करीब हैं उसको स्टेट्स में बांटा हुआ है, वो अच्छा ही किया हुआ है, वरना अगर एक ही धरती हो तो बहुत ही मार कुटाई हो सबकी। तो एनी हाउ किसी ना किसी के पास कुछ है, किसी के पास अक्ल के रिसोर्सेज हैं, किसी के पास मिनरल्स नहीं हैं, तो वो बड़े अच्छे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे जापान की बात हम कर सकते हैं। तो मतलब जो कुदरत है, जो परमात्मा है, मैं परमात्मा यूनिवर्स को समझता हूँ, मेरा अपना पर्सनल है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन हर एक का अपना अपना ही, जिसे कहते हैं ना, वो होता है परसेप्शन का, या खुदा को देखने का अंदाज़, क्रिएटर को। तो आई बिलीव इन क्रिएटर, बट इन माई ओपिनियन माई क्रिएटर इज़ यूनिवर्स इटसेल्फ। उसके कई कंपोनेंट्स हैं, हवा, पानी, सूरज और इस तरह के। तो खैर मैं उसको जोड़ूंगा आपकी उस बात से कि लिथियम, अब लिथियम भी एक इसी यूनिवर्स का ही एक कंपोनेंट है। मैं केमिस्ट्री का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, तो केमिस्ट्री में वो जो 99 उस ज़माने में हम पढ़ा करते थे ना, एलिमेंट्स, तो जैसे H2O तो पानी बन जाता है, HO2 से कुछ और बन जाता है। तो बस ये कंपोजिशन होती है जो एलिमेंट्स की, ये जो छोटी छोटी जिनको हम कहते हैं। तो यही मुझे साइंस ने समझाया, यही स्पिरिचुअलिटी भी समझाती है। तो अब लिथियम पे बात करते करते मैं साइंस और उस पे चला गया, इसलिए कि लिथियम का मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी अच्छा रिसोर्स होगा किसी भी धरती में, तो उस धरती के लोग अगर गुड गवर्नेंस के साथ उसको इस्तेमाल करना चाहें तो उनके बहुत बेनिफिट्स होंगे। जैसा मैंने अभी पीछे शो के बिल्कुल शुरू में कहा था कि वो जो वेनेजुएला है,
तेल उनके पास बहुत है, मगर गुड गवर्नेंस नहीं है, बेड़ा गर्क किया हुआ उन्होंने। और सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं है, नाइजीरिया को भी देख लीजिए और भी देख लीजिए। तो बहुत सारे देशों में यही चल रहा है कि गुड गवर्नेंस अगर होगी तो बात अच्छी होगी, और अगर गुड गवर्नेंस नहीं है तो कोई भी बात अच्छी नहीं होगी। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास कितने क्वेश्चंस और हैं, कितने के मैं जवाब दे सकता हूँ, ताकि हमें शो को भी वाइंड अप करना है और ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए हैं जी। फाइनल मैच में डेड प्रोटेस्टर के बारे में क्या कहेंगे सर? ही वाज होल्डिंग LGBT and free Gaza flag, although LGBT is banned there as far as I know। ये कॉम्प्लेक्सिटीज तो चलती रहती हैं, और ये तो बहरहाल हम इनका कुछ नहीं कर सकते कि वो LGBT यहाँ पे भी वो कर रहे हैं, LGBT के भी लेके जाते हैं और फ्री गज़ा की भी बात करते हैं। देखिए बड़ी सिंपल बात है, एक तो है फैशन कि जी अब ये सारे फैशन में एक साथ में जमा हो गए। दूसरा एक जेन्युइन मसला भी है, LGBT वाले समझते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, और वो हैं भी, मैं उनके साथ हूँ, मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। वो ये समझते हैं कि जो और माइनॉरिटीज़ हैं वो पिसी हुई हैं, तो हमें उनका भी साथ देना चाहिए, तो इस तरह साथ देते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो हमारे मुस्लिम ग्रुप्स हैं कनाडा में, जनरली वो साथ LGBT का नहीं देते, मगर सम टाइम वो भी इनके साथ निकल आते हैं। इनके जो LGBTQ की यहाँ पे परेड होती है, वो भी निकल आते हैं कि चलिए ये हमारा साथ दे रहे हैं तो हम भी इनका साथ दे दें। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक वाली बात है। तो इसमें खैर कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है, ये सॉलिडरिटी को बुरी भी नहीं होती है, मगर ये जो डेप्थ होती है ना, अक्ल वाली डेप्थ, ये बहुत कम लोगों में होती है कि भाई जिनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं या गज़ा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ पर तो बीइंग LGBTQ कम्युनिटी मेंबर शायद हमें ज़िंदा ही न रहने दिया जाए। तो वो ये समझते भी हैं सम टाइम, वो कहते हैं हमें पता है लेकिन हम तो अपना अच्छा काम करें। अच्छा, फिर ये जो होती है ना पॉलिटिकल करेक्टनेस या ये जो एक्टिविज़म इस लेवल की जी, कि फिर वो मतलब बातें बस होती रहती हैं, लेकिन कॉलिंग अ स्पेड वाला मामला बहुत कम होता है। तो बहरहाल आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। मुझे बताया गया है, शिवम लखनपाल जी ने जो हमारे साथी हैं प्रोड्यूसर, उन्होंने बताया कि 2 या 3 क्वेश्चन हैं, तो मैं 3 क्वेश्चन लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि पाक एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इंडिया से रिश्ते अच्छे करो, पर सेम टाइम दे हेट इंडिया, वाई सो? वो इंडिया से अच्छे रिश्ते करना चाहते हैं कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, बेहतरी के लिए, तो इसलिए वो ये कहते हैं वो एक्सपर्ट्स के यार रिश्ते अच्छे करो, लेकिन वो हेट इसलिए करते रहते हैं कि हेट उनकी ना गुट्ठी में, यानी कि वो जिसे कहते हैं ना उनकी नींव में, उनकी फाउंडेशन में 47 से वो चली आ रही है कि जी ये 2 नेशन पे था, हिंदू तो हिंदू के साथ रह ही नहीं सकते। तो ये है हेट की वजह, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है फिर कहते हैं अच्छा जी मिल लें। अब भारतीय इस बात को समझते हैं कि ये अंदर से हमें हेट करते हैं, लेकिन हमारी चूँकि ज़रूरत है तो इसलिए रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो फिर इसीलिए मेजर साहब भी कहते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए आपके साथ रिश्ते, अगर आप दिल से सच्चाई के साथ हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत ख़त्म नहीं करते। अब वो नफ़रत ख़त्म करने की बात जो है वो कब सामने आएगी, वो अब पाकिस्तानियों पे है कि अपना माइंडसेट कब चेंज करते हैं। जी शुभम जी का एक और क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ ओपिनियन ऑन US इलेक्शन, हु विल विन, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स? Who will candidates Vivek or Trump from Republicans, and who will from Democrats? Obama, Mrs. Obama और Biden? देखिए बड़े आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। अभी वैसे मुश्किल है कहना कि कौन जीतेगा। अब विवेक और ट्रंप का जो मामला है, तो देखिए विवेक भी यंग हैं और काफ़ी अच्छा बोलते हैं, मतलब पॉलिटिशियंस की तरह बोलते हैं और अच्छी बातें भी कर जाते हैं, लेकिन वो कोई इतना आसान नहीं है विवेक के लिए अभी ट्रंप को बीट करना। ट्रंप भले से बड़े कंट्रोवर्शियल है, सब कुछ है, लेकिन ट्रंप जो है वो बहरहाल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं अभी तक। अच्छा,
अब जीतेगा कौन, अगर अगर हम सपोज ही कर रहे हैं ना, सपोजिशन पे, क्या बाइडन होंगे या मिसेस ओबामा होंगी? अब मुझे तो यही लगता है कि अभी तक तो यही कोशिश है डेमोक्रेट्स की कि बाइडन ही नेक्स्ट हों, चूँकि बाइडन जिस तरह चीज़ों को कर रहे हैं और जिस तरह स्टेज पे चल रहे हैं तो बाइडन ही होंगे। मिसेस ओबामा अगर आती हैं तो आई डाउट कि वो कामयाब होंगी, क्योंकि ओबामा को लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेट कर लिया। शुरू में तो बहुत वो लोगों को दिल को भाए थे, और फिर उसके बाद आखिरी जो उनके 4 साल थे वो कोई इतने नहीं थे। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मिसेस ओबामा ले सकेंगी अमेरिकन्स की हमायत। और ट्रम्प भी मुश्किल हैं कैंडिडेट, और मुश्किल उनका भी है, बहुत डिवाइडेड उनके लिए है। रिपब्लिकन्स की बड़ी तादाद उनको चाहती भी है और कुछ अच्छी खासी तादाद नहीं भी चाहती। तो काफ़ी मुश्किल है अमेरिका की पॉलिटिक्स, पोलराइज्ड है। तो मैं तो अभी यही इन्हीं शब्दों में बातचीत कर सकता हूँ जिन शब्दों में की। अभी तो वो जैसे कहते हैं तेल देखो तेल की दहार देखो, अमेरिकन पॉलिटिक्स भी दुनिया की बहुत सारे देशों की पॉलिटिक्स की तरह इसी बात पे चल रही है कि तेल देखो तेल की दहार देखो। आखिरी क्वेश्चन जी बाहर जी का है कि व्हाट यू थिंक व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट पाकिस्तान इलेक्शन एज रेटिंग शोज़ इमरान पॉपुलर। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ की जो सोशल मीडिया की रेटिंग एटलीस्ट वो तो यही बता रही है कि इमरान पॉपुलर है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगला इलेक्शन इमरान को और उनकी पार्टी को जितवाया जाएगा। वहाँ तो जितवाया जाता है, और हो सकता है अगर फेयर इलेक्शन भी हो तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इमरान की पार्टी ही मुकम्मल तौर पर जीतेगी, चूँकि वो टूट चुकी है, तोड़ दिया गया है, अब इश्यूज़ भी हैं, सोशल मीडिया पे हाइप है। मैं ये नहीं कहता कि ग्राउंड पे वो पॉपुलर नहीं है, ग्राउंड पे भी वो पॉपुलर है। लेकिन जो इलेक्शन होगा उसमें लग यही रहा है कि एज़ ऑफ टुडे इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के इदारे जो हैं प्रो नवाज़ शरीफ हैं, तो लगता है कि अगले प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के ग्रुप से ही आएंगे। तो वहाँ पर भी फिर तेल देखो तेल की धार देखो वाली बात है। तो आज की बातचीत मेरे साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं सिर्फ आपके क्वेश्चंस लूँगा और उसके आंसर्स दूँगा, तो वो मैंने ऐसा ही किया कि आपके क्वेश्चंस और आंसर मैंने दिए हैं, और शो अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए, अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं मैं उनको आंसर नहीं कर सका, क्योंकि 1 घंटा हो गया है मुझे आपसे बातचीत करते हुए, और 1 घंटे से ज़्यादा बातचीत करना शायद आपको बोर करने के करीब है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबको बताइए कि हमारे चैनल जो आपके दोस्त हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, सब पे हमारे चैनल के शोज़ लगाया करें, ताकि लोग हमें मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, और जो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हों वो हमें टैग टीवी के इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके पेपॉल के राहीं, पैट्रियन के राहीं या क्रेडिट कार्ड के राहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज की बातचीत मेरे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे इसी टीवी के ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल, एंड्रॉयड, रॉको और अमेज़ॉन पे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।